नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि सर्वविदित है कि राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि आरएसपीसीबी ने अभी जेएसओ और जेडब्ल्यू का एग्जाम लिया था और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो उन्हीं में से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनमें से कुछ कैंडिडेट के हम हमेशा आपके पास इंटरव्यू लेके आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमें हमेशा जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं या जो जिनको सक्सेस मिली है उन लोगों की जर्नी को देखकर हमें हमेशा एक मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है कि यार बहुत सी बार मन में होता है ना कि यार ये बच्चा अगर इस तरह से कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ फिर तो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और मैंने यहाँ पर आकर लास्ट स्टेज में अपनी कुछ गलतियाँ की थी या कहते हैं कि गिव अप कर दिया था। वो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसने भी वही कुछ उसके साथ हुआ था और इसने उस चीज़ को हासिल किया था। और एक बहुत अच्छी सी लाइन भी है यहाँ पर, क्योंकि इनकी कहानी के अंदर सब कुछ होता है जो कि आपकी कहानी में भी होता है। और वो कहानी सिर्फ इतनी सी होती है कि मेहनत से, दर्द से, सुकून से, जिद से सबसे सुरूर होती है। हर जीतने वाले की कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। हालांकि मैंने सुना है कि सफलता थोड़ी मगरूर होती है, पर उसके अंदर हर चीज की कहानी भरपूर होती है। हर जीतने वाले की एक कहानी जरूर होती है। तो ये कुछ लाइनें हैं यहाँ पे जो आप लोगों ने सुनी होगी। ये लाइनें मैं ही हमेशा हमेशा बोलता हूँ, बट इन्हीं लाइनों को ध्यान में रखते हुए आज हम मिलाने जा रहे हैं आप लोगों से पवन मुंगोरिया एंड मिथिलेश से। जी हाँ, यहाँ पे हमारे पास दो कैंडिडेट हैं अभी जिनको हम यहाँ पे आज रूबरू करेंगे। तो पवन और मिथिलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष के ऊपर। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए पवन, आप भी और मिथिलेश की अभी कैसा फील कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। तो आप पवन, मुझे पहले तुम ये बताओ कि सबसे पहले जब ये खबर आपको मिली कि हाँ आपका हो गया, तो आपका क्या रिएक्शन था और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा रिएक्शन था सर। मेरा पहली बार किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ है। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट जॉब की एक खुशी अलग ही होती है, जो कि घर वालों के ऊपर भी थी। बहुत खुश हुए थे लोग। ओके, और मिथिलेश आपका, शायद आप ऑलरेडी पहले किसी में सिलेक्टेड थे, तो उसका आपका कोई एक्सपीरियंस बताइए कि जब आपको पता चला या उससे पहले क्या आप कर रहे थे? सर। मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि रिजल्ट तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन एक होना और एक्सपेक्टेशन करना दोनों में बहुत अंतर होता है। एक जब आपको ये खबर मिले तो उस दिन ये था कि रात रिजल्ट जैसे ही आया तो छुट्टी थी, शिवरात्रि का दिन था, पूजा वगैरह के लिए कर रहे थे, तो पूजा करके हम आए 8-9 बजे के अराउंड की बात है। तो जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा और अपना नाम देखा तो एक अलग ही सरप्राइज, एक अलग ही फीलिंग होती है। हर किसी के सामने उस चीज़ को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते ओरिजिनली में। बिल्कुल। तो एक घर वालों को मैंने बताया कि ये फाइनल हो चुका है, जबकि मैं पहले भी गवर्नमेंट जॉब में था। तो एक मुझे, भाई मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मुझे सिलेक्शन के लिए मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो हर कोई, कई स्टूडेंट होते हैं ये बोल देते हैं मैं तो फॉर्मेलिटी के लिए दे रहा हूँ, लेकिन कोई फॉर्मेलिटी के लिए नहीं देता। सब पास होने के लिए देते हैं, कोई भी एग्जाम फेल होने के लिए नहीं देता। तो एक मुझे अलग ही एहसास हुआ कि हाँ, मैं अपनी जॉब में और आगे बढ़ा और मेरे कुछ अपग्रेड हुए। एक सोशल स्टेटस होता है वो मेरा थोड़ा सा और इम्प्रूव हुआ। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने, बहुत अच्छी लाइन बोली कि जैसे कि उस दिन, जिस दिन शिवरात्रि थी उस दिन रिजल्ट पता चला तो ऐसा लगता है कि यार शिव जी की भक्ति कर रहे थे, मतलब अपनी आस्था और बढ़ती है। हाल दो सबके साथ अलग अलग आस्था होती है। यहाँ पर अब मैं एक बार के लिए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पवन और मिथिलेश आपकी जो पृष्ठभूमि क्या रही है। तो पवन, पहले आपसे शुरू करता हूँ कि आप अपने पहले अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि यार आपने क्या क्या किया था, उसके बाद फिर क्या तैयारी की थी, उन एग्जाम में क्या रहा, और फिर इसके बाद इस एग्जाम की तैयारी आपने कब शुरू की? मेरा नाम तो आपने सर बता ही दिया, पवन मुंगरिया जी। और मैंने बीएससी 2017 में हुई थी। ओके। और एमएससी मैंने केमिस्ट्री से 2023 में पास आउट हूँ। ठीक है। और मैंने रीट की भी तैयारी की थी। ओके, तो रीट 2021-22 वाला आपने दिया था? हाँ, दिया था। ओके ओके ओके, उसमें क्या रहा था फिर आपके? रीट में मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ओके। और उस टाइम कोई भी वैकेंसी नहीं थी, आरएस की वैकेंसी थी। मैंने सोचा उसमें कुछ पढ़ लेते हैं, सिलेक्शन होता है तो अच्छा भी होगा। उसमें सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ प्री में। मैंने इसके फॉर्म निकले हुए थे स्टेट पोल्यूशन बोर्ड के, जेएसओ वाले। हाँ, अक्टूबर में। ओके। उस गया, मैंने फॉर्म भरा दिया और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। तो यानी कि आप भी कह रहे हैं कि अक्टूबर से पहले आपने कभी जेएसओ का एग्जाम भी नहीं दिया था, ना आपने सोचा था उसके बारे में, जो कि एनवायरनमेंट वगैरह पूरी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है इसमें, तो उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था इसके बारे में? और जैसे एग्जाम सामने आया अक्टूबर, उससे पहले इवन आप 2-3 बार अपना हाथ जला चुके हैं, ये बोल सकते हैं अपन कि आप हार चुके थे। रीट के अंदर आपका 2 बार नहीं हुआ, आरएस की प्री में नहीं हुआ था, और फिर जैसे जेएसओ का अक्टूबर में आया आपने तैयारी शुरू की और फिर एकदम सेलेक्ट ही हो गए आप। तो फिर तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यादगार दिन रहेंगे। 2-3 महीने का जो सफर रहा होगा काफी यादगार रहा होगा आपके लिए। बहुत ही अच्छा हुआ सर था। बहुत ही अच्छा सफर था। अच्छा मिथिलेश, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका जो एक्सपीरियंस है ये सब क्या, कहाँ से कहानी शुरू हुई है? सर, मेरा
ग्रेजुएशन 2008 में कंप्लीट हुआ था ओके और फर्स्ट जॉब मैंने एफसीआई में की, ओके। लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था। यूपीएससी कर रहा था उस टाइम पे, एफसीए मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ फूड इंडिया। कॉरपोरेशन इंडिया। 2011 में मैं जॉब लगा। फिर Okay. मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था ज्योग्राफी से, ओके डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो Okay. वहीं मैं तैयारी कर रहा था। फिर मेरा एफसीआई के बाद में रिजल्ट उस टाइम ही पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम मेरा रिजल्ट आया बैंक का। तो उस टाइम पे 2013 की प्री का रिजल्ट आ चुका था, तो मैंने एक्सटेंशन ले लिया था। थोड़े दिन बाद में मैंने वापस मेंस की तैयारी चालू कर दी। ओके और फिर जैसे ही मेंस का थोड़े दिन बाद में मुझे पता चला कि वो एग्ज़ाम कुछ फ्रॉड या कुछ रिजल्ट के कारण रिजल्ट रोक दिया गया था और कैंसिल करके वापस प्री के ले लिए। अब मैं बैंक से छुट्टी लेके आया था थोड़े दिन के लिए कि एग्ज़ाम के लिए कि सर मैं तैयारी करूँगा, और उस दौरान दिक्कत ये आई, लेकिन मैं गया नहीं। मैंने कि एग्ज़ाम तो होनी है, आज नहीं तो कल होगी। तो फिर मैंने एक वापस स्टडी को कंटिन्यू रखा, और इस दौरान अब धीरे धीरे मैंने बीच में एजुकेशन दिल्ली रहा मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही। फिर मेरा सेकंड ग्रेड मैंने दिया था राजस्थान के। मुझे राजस्थान आना था क्योंकि मेरी सर्विस लॉस हो रहा था। पे प्रोटेक्शन होता है, सर्विस लॉस होता है, जीरो से चालू होती है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो भी स्टेट गवर्नमेंट में आता है। तो मैं चाहता था कि अब मैं स्टेट गवर्नमेंट में एंटर हो जाऊँ। तो सेकंड ग्रेड में फेल हुआ, तो मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ कमजोरियाँ हैं। तो लेकिन मैंने उसको अवसर समझा, मुझे असफलता नहीं समझ के अवसर समझा कि शायद मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। फिर मेरे पास फर्स्ट ग्रेड का ऑप्शन था, तो फिर मैंने उस फेल होने से ज़्यादा मैंने अपने आप को मजबूत वापस खड़ा किया, और 2 सब्जेक्ट से मैंने फर्स्ट ग्रेड एज ए लेक्चरर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से 2021 में निकाली। फिर मैंने 2021 में वापस तैयारी को कंटिन्यू रखा कि भाई आरएस दी। आरएस में फिर मैं मेंस में वापस फेल हुआ। फिर मैंने जेएसओ का जैसे ही फॉर्म आया मैं उसमें लगा। और इसी दौरान संयोग मानो कि एग्ज़ाम का पहले हमें पता था, लेकिन कोर्स दिलीप सर का उत्कर्ष की तरफ से कोर्स लॉन्च हुआ और हम जॉब में थे। तो जॉब के साथ एक कोर्स मिल जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो बीच में हमें रिकॉर्डेड, कई बार जॉब में जाना भी पड़ता था, तो बीच में जैसे रिकॉर्डेड क्लास ले ली। और हमें सर का लैंग्वेज, जैसे हम मुख्य पृष्ठभूमि तो हमारी हिंदी मीडियम रही है, सर का बायलिंगुअल कराना, और कई टेक्निकल वर्ड में हमें इंग्लिश में भी ज़रूरी होते हैं, उस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ। और सर की एक जो पढ़ाने की शैली है वो मतलब हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो बहुत ही अच्छी लाजवाब है। तो शायद ही कोई स्टूडेंट जो टेक्निकल से बीच में मेरे 10 साल का गैप हुआ वो छूट गई थी, मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मेरी टेक्निकल बीच में छूट गई है। मैं वापस बूस्टअप हुआ और तो फिर हम उत्कर्ष के बारे में तो आपके हम और बात करेंगे अभी कि उत्कर्ष ने किस तरह से हेल्प की आपकी। अच्छा लगा, लेकिन आपने डिटेल में बताया 2011 में एफसीआई से लेकर 2024 के अंदर आपका ये जेएसओ तक के अंदर इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आए। इवन आपने तो वो है ना कि वो सारे रंग देखे हैं कि कोई एग्जाम दिया लेकिन बाद में पता चला कि वो एग्जाम वापस रद्द हो गया, कैंसिल हो गया किसी वजह से। तो ये सारी चीजों को ये झेलते हुए आए और उसके बाद फाइनल निकाले। तो दोनों एकदम अलग अलग तरीके से। मुझे ये जानना है कि दोनों में एकदम अलग अलग कहानी है। एक तरफ जो पहला इनका गवर्नमेंट जॉब है और एक उन्होंने जॉब्स पहले भी ले रखी है, अभी इवन फर्स्ट ग्रेड के भी उसके बाद इस तरह से जॉब्स लिए। तो आप दोनों साथ में कहाँ मिले? आप दोनों साथ में कैसे कहाँ मिले? अभी इसी के दौरान मिले या पहले मिले? अब ये तो एक संयोग रहता है कि हम ट्रेनिंग के दौरान दोनों मिला, और मैडम का उत्कर्ष क्लास से फोन गया तो पवन जी ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि हमारे साथ मिथिलेश जी भी हैं। फिर एक संयोग रहता है कि फिर मैंने कि चलो एक साथ ही इंटरव्यू के लिए चलते हैं। गुड। और तो सर से मिलके आप आते ये हैं। कह रहे हैं कि पवन और मिथिलेश जी आप दोनों सबसे पहले जेएसओ के अंदर जयपुर डिपार्टमेंट के अंदर ही मिले। जी, आप लोगों को बता दूं मैं, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि 11 मार्च को आपको पता है अभी ज्वाइनिंग भी आ चुकी है और इनका ट्रेनिंग भी लगभग स्टार्ट हो चुकी है। तो 11 मार्च को जयपुर के मेन हेड ऑफिस के अंदर ही ये दोनों साथ में मिले थे, और वहां से ही अभी जब इंटरव्यू के लिए कॉल आया था तो ये दोनों साथ में यहाँ पे आए। खैर अभी हम इसके अंदर कहानी शुरू करते हैं। तो अब सबसे अहम बात ये होती है कि जब आपने तैयारी शुरू की तो उसमें उत्कर्ष तक कैसे पहुंचे आप लोग? तो सबसे पहले पवन मुझे आप बताओ कि आपने सबसे पहले उत्कर्ष पे ही ध्यान दिया था, किसी ने आप लोगों को सजेस्ट किया था या नहीं, पहले कहीं यहाँ वहाँ गए फिर उसके बाद उत्कर्ष पे पहुंचे आप? मैंने शुरुआत से उत्कर्ष के वीडियो यूट्यूब पर मैंने सर्च किए थे। ओके। उसमें दिलीप सर डेमो क्लास दे रहे थे जी। उसको मैंने देखा। ओके। बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे जी। एक दिलीप सर की खास बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम मिक्स पढ़ाते हैं, इसीलिए हमारे ज्यादा समझ में आ गया। ओके। मेरा बैकग्राउंड है वो हिंदी का है। ओके ओके ओके। तो ये तो आपके लिए बहुत सही रहता है। अब अच्छा मुझे ये बताओ कि अब आप अपना एक टच बताओ कि जो आपने इसमें तैयारी की थी उसमें कहाँ कहाँ आपको कुछ फायदा हुआ था। जैसे मिथिलेश भी आएंगे, मिथिलेश ने कुछ बातें बताई भी, आपके साथ क्या क्या रहा था इस पूरी तैयारी के दौरान कि यार मैं इस तरह से बैकग्राउंड था। एक तो आपने बता दिया कि हिंदी इंग्लिश से आपको एक फायदा होना शुरू हो गया था, और क्या क्या चीजें थी जो आपको ऐसा फायदा लगा कि हाँ यार इससे मेरे को बहुत फर्क पड़ा था और मेरे एग्जाम में ये इस तरह से हेल्प हुई थी?
एक खास बात यह है दिलीप सर की जो भी वो पढ़ाते थे इंग्लिश में वो समझ में आ जाता था हमारे, इसीलिए। तो जैसे यहाँ पे अगर आप जैसे तैयारी कर रहे थे तो आपने क्या टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी या केवल क्लासेस ही ली थी या टेस्ट सीरीज भी आपने टेस्ट भी दिए थे? मैंने सर केवल क्लास ज्वाइन की थी सर। ओके, तो आप लोगों ने कोई टेस्ट वेस्ट नहीं दिए थे, टेस्ट की से कुछ तैयारी नहीं की थी आपने उत्कर्ष के, मतलब उत्कर्ष की टेस्ट ना सही लेकिन क्या आपने इस एग्जाम के दौरान कुछ टेस्ट दिए थे या सिर्फ थ्योरी ही काफी हो गई थी? सर मेरे थ्योरी के साथ ही मैं गया था और उसको भी मैं एग्जाम को फोड़ के आ गया था, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैंने सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दिया था। थ्योरी पढ़ी थी केवल। ओके ओके ओके। तो मिथिलेश आपको क्या एक्सपीरियंस था पूरे इस तैयारी के दौरान? सर जैसे ही हमने ये कोर्स लॉन्च हुआ, हमने इसको परचेज किया और मैं कंटिन्यू अपने क्लास नोट्स बनाता रहा। सर की कई क्लास छूट जाती थी तो फिर मैं उसको अपडेट कर लेता था रिकॉर्डेड क्लास से। और मैं तो उत्कर्ष क्लासेस से काफ़ी दिन पहले से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं आरएस दे रहा हूँ कंटिन्यू 2012 से। तो उनकी करंट की जब लॉन्च हुई तो करंट का वार्षिकांक ये मैंने उत्कर्ष से ही तैयार किया है। जो फैक्ट होता है तो उसका कंक्लूजन अपन अपनी नोट्स में निकाल लेते हैं और जो कंटेंट होता है वो काफ़ी इनफ होता है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके ओके। तो यानी कि ये जो सारी कहानी आप लोगों ने जो तैयारी की थी इसमें इस तरह से, और जैसे कि मुझे अभी कुछ बता रहे थे कि सर जस्ट एग्जाम के 1-2 दिन पहले यूट्यूब पे भी क्लासेस ली थी उत्कर्ष के अंदर, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैच किए थे। तो क्या आपने भी वो यूट्यूब की क्लासेस ली थी जस्ट एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले जो यूट्यूब क्लासेस थी कि हाँ सर उससे क्वेश्चन मैच करते, या फिर थ्योरी में ऐसा हुआ था कि यार बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन वहीं के वहीं आ गया, ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? पवन आप बताइए। हाँ हमने क्लास ली थी, जो पीछे के क्वेश्चन आए थे जी, इसकी वैकेंसी आई 2016 में और 17 में सॉरी 16 में आई थी और 21 में आई थी। 2016 के बाद 21 में आई थी जेएसओ जेडब्ल्यू की। हाँ उसके क्वेश्चन करवाए थे पीछे के आए थे। ओके ओके। हमें बहुत फायदा हुआ उसका, उससे सर बहुत फायदा हुआ था। ओके। और मिथिलेश आपका क्या कहना है इसमें? सर यूट्यूब का काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि वो लॉन्ग कंक्लूजन क्लासें थी जो फैक्ट थी, टू दी पॉइंट क्लासें थी। तो उनमें 2010 की वैकेंसी का, 16 की वैकेंसी का, 21 का पेपर जेएसओ जेई का सोल्व कराया गया। उससे मैं तो 90% भी नहीं कहूँगा, 100% ही का कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा जो उसके सिलेबस से बाहर था। ओके ओके। तो उससे बहुत फायदा मिला आपको? बहुत ज़्यादा फायदा मिला। और हमें क्या है, गागर में सागर वाली बात अच्छा। चलो अच्छा है। अच्छा जब बच्चों को ये भी बताओ आप तो कि सबको पता होता है कि एग्जाम की तैयारी के दौरान की तैयारी कैसे करनी है या कैसे इस पे करना है, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि जब अप एंड डाउन आते हैं तो फेथ भी टूटता है, सामने वाले पढ़ाने से भी फेथ टूटता है, खुद पे भी फेथ टूटता है। तो उस टाइम उन चीज़ों को कैसे कॉपी कर देते हैं? यानी कि जब कभी अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा नहीं हो रहा, जैसे कि मैं पवन आपसे बोलूँ तो आपने रीट का एग्जाम में आपका नहीं हुआ, 2 बार दिया था तब भी नहीं हुआ, आरएस के प्री में नहीं हुआ था। तो जब बहुत सी बार होता ना कि यार क्यों नहीं हो रहा है, या डाउन फील हो रहा था कि यार मेरा होगा भी नहीं होगा, उस टाइम में वापस अपने आप को एनर्जी देने के लिए क्या करते थे आप? यस सर, ये सभी के साथ होता है, लेकिन लगातार कंटिन्यू हम रखेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और ऐसे ही मैंने ऐसे ही किया था जिससे मेरे को सफलता मिल गई थी। आपके किसी दोस्त का या पेरेंट्स का इसमें कुछ हाथ हो कि यार उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया था उस टाइम पे, या कभी मैं डाउन था तो कुछ अलग कुछ हुआ था, या नहीं लग गया था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था? मेरे माता पिता और परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इसमें बहुत सहयोग किया उसने। ओके। मिथिलेश आप बताइए इसके अंदर कि कभी जब डाउन फील, आपका तो बहुत लंबा एक कैरियर रहा इसमें, तो कभी कभी डाउन फील होते थे तो वापस अपने आप को बाउंस बैक करने के लिए क्या करते थे? सर अब मैं ये एक्सपीरियंस यहाँ आया हूँ तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस दूसरे की लाइफ को बना भी सकता है। और ये मोटिवेट होना ज़रूरी है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि आप ये काम कर सकते हैं जी। तो वो काम आपका होगा क्योंकि आपके चारों तरफ वो पॉजिटिवनेस आ जाएगी, तो वो आपको बूस्टअप करती रहेगी। अब हमारे अंदर कई ऋणात्मक नेगेटिविटी ले आते हैं, कई आसपास के माहौल हैं, कई फ्रेंड हैं, तो ये एक सिनेरियो, एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है। लेकिन हमें पॉजिटिवनेस के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ना पड़ेगा जहां आपको रिजल्ट बेहतर मिले। अब जैसे मेरे साथ हुआ कि पहले मैं ऐसे सोचता था कि हम कमज़ोर तो नहीं है। अब जैसे किसी सेंटर पे जाते थे तो हज़ारों बच्चों के बीच में हम खुद को ढूंढते थे कि यार ये बच्चे इंटेलिजेंट हुए तो 50 सीटों में 1000 बच्चों के बीच में एक स्कूल में नहीं होगा, ऐसे कितने सेंटर होंगे पूरे राजस्थान में। लेकिन एक विश्वास, जब आपके पास एक अच्छा कंटेंट और मेहनत होती है तो आपको एक विश्वास होता है कि हाँ मैं इनसे बेहतर इनको भीड़ में पीछे छोड़ दूंगा और मैं आगे निकल आऊँगा। कई बार टूटा मैं कि यार ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे रिजल्ट ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। जैसे जैसे मैं सक्सेस होता गया, पास होता गया, तो मैं आगे अपने आप को एनर्जी को बनाए रखा और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई से जुड़ा रहा।
बहुत बड़ी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बातें बोली इसमें कि वास्तव में कभी कभार देखते थे कि किसी सेंटर में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं और टोटल सीट ही 50 है, तो ऐसे केस के अंदर कहाँ पे मेरा स्टैंड करूंगा। और अभी तो ये तो एक सेंटर हुआ, ऐसे बहुत सारे सेंटर होंगे जिसमें तो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, तो हम कहाँ पे यहाँ पे फेस करेंगे, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। उस टाइम में जो डर लगता है उसके अंदर मोटिवेशन लाने के लिए आपको अपने आप पे फोकस करना होता है। और सही बात कह रहे हैं कि जैसे एक बार आप कोई अचीव कर लेते हो, बस एक बार अचीव करना होता है, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को ये यकीन भी दिलाना होता है कि यार उस टाइम भी मैंने निकाले थे तो अभी भी मैं निकाल सकता हूँ। पवन, जैसे मैं अगर आपकी बात करूं कि आप जैसे 3 बार ऐसे फेल हुए थे, तो जब अब आप जीत चुके हैं और अब आपको कोई पूछता है कि यार तुम जीते कैसे, अगर आपको घेर लेते तो आप क्या बोलोगे उनको, या आपको कितना अटपटा लगेगा? पहले तो आपको ये अटपटा लगेगा यार पहले एक टाइम मेरा था जब मैं हमेशा फेल हो रहा था, तो जो जीत रहे थे उससे पूछ रहा था और अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम कैसे जीते। तो अगर अभी आपसे कोई पूछता है, जो नया बच्चा जो तैयारी कर रहे हैं जिसका नहीं हुआ या किसी भी एग्जाम में, जैसे आपने और भी एग्जाम दिए, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे अभी? मैं तो यही कहूँगा सर कि लगातार अपनी तैयारी रखना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैंने रीट की तैयारी की, नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। इतनी बड़ी वैकेंसी थी, उसमें भी नहीं होना। ये कितनी छोटी वैकेंसी थी, इसमें केवल 62 पोस्ट थी, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं तो यही कहूँगा लगातार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें, फाइनली आपको सफलता मिलेगी अपनी। ओके मिथिलेश, जैसे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारे जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर अपने चैनल के ऊपर भी बहुत सारे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, और आपने घाट घाट का पानी पिया है, आपने हर तरह का असर दिखा है, तो आप बहुत अच्छे से बताइए, एक तरह से बिल्कुल पीछे चले जाइए बैकग्राउंड पे, कि 2011 के अंदर जब पहला एग्जाम आपने निकाला होगा और अभी जो पहला ही बार एग्जाम निकालने वाले बच्चे होंगे, तो उनको आप क्या शेयर कर सकते हैं अपनी ऐसी चीजें जो बच्चों के काम में आ सके, कि यार तुम पहली बार तैयारी कर रहे हो, अभी तक कोई एग्जाम नहीं निकला, कोई बात नहीं, कैसे शुरुआत करो, अपने आप को मेंटलिटी कैसे प्रिपेयर करो कि कैसे मेरे को आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तुम कंटिन्यू करो, तुम आराम से निकलोगे। कुछ भी बात ऐसी जो उनको इंस्पायर कर सके। सर एक मेरे को अभी भी याद है, टीना डाबी मैडम यूपीएससी क्लियर किया था, तो उनकी एक बात मुझे याद है। उन्होंने ये बोला था कि अगर मैं यूपीएससी में अनसक्सेस होती हूँ तो मैं उसको स्वीकार करके ये मान के आगे बढ़ूंगी कि मेरे लिए भगवान ने इससे भी अच्छा कुछ बेहतर सोच रखा है। बिल्कुल। और मैंने उस बात को हमेशा रखा। फेल होना तो मैंने ऐसे समझा ये मेरे लिए आसान है, शायद मेरे लिए और भी अच्छे अवसर सोच रखे हैं। तो उसने मेरे को हमेशा मोटिवेट किया कि एक चीज़ है तो दुनिया में कोई एक चीज़ अनसक्सेस है तो दूसरी उसके अपोजिट ही सक्सेस है। तो आपको अनसक्सेस के अपोजिट ही सक्सेस में तलाशी करनी है और अपने आप को टूटने नहीं देना है। और जैसे कई बार कंटेंट का फ़र्क पड़ता है, तो मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और बीच में टेक्निकल लाइफ कई टूट गई थी, बीच में ब्रेक हो गई थी। तो इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा होता है टेक्निकल ही सबसे बड़ा पॉजिटिव होता है। तो हमें ऐसा लगा अगर कंटेंट अच्छा है, जैसे दिलीप सर का मैंने ज़्यादा तो लिया नहीं क्लास और सर और कोई कोचिंग वगैरह से, लेकिन दिलीप सर से ये लगा, तो मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैंने इतने पीछे टेक्निकल को छोड़ दिया है और उसको मैंने बहुत जल्दी कवर कर लिया। और मैं ये रिजल्ट शायद ही दिलीप सर की वजह से ही हो पाया है, नहीं तो कई बार डर लग रहा था कि टेक्निकल छूट गया है और टेक्निकल मेरा कमज़ोर हो गया है, जब भी मैंने अपने आप को बहुत अच्छा तो यानी पाया। कि ओवरऑल आप ये कह रहे हैं कि जैसे क्लासेस की जब तैयारी कर रहे थे, तो एक तो आपको वहां से कॉन्फिडेंस आता है कि जो सामने वाले पढ़ा रहे हैं, और एक आध बार देखते हैं तो समझ में आता है कि कंटेंट किस लेवल का है। और दूसरा कि आपने बहुत अच्छी लाइन बोली, एक तो कि यार जब टीना रवि का एक अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने, आप लोग जानते हैं कि जो सिविल सर्विस के एग्जाम के अंदर फर्स्ट रैंक जिनकी आई थी, उनका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि यार जब उन्होंने बोला था कि अगर मेरा एग्जाम नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोई होता है कुछ और अच्छा दिया होगा भगवान ने, मेरा भी काम है बेस्ट देना, और वो बेस्ट देने के लिए अपना सब कुछ लगा देना। और सब कुछ लगाने वाला काम उसने किया, तो यही इनकी भी एक फीलिंग थी कि अपना सब कुछ लगा देना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसमें कोई एंडिंग थोड़ी है कि लाइफ में यहाँ एंडिंग हो गई, मेरे को बस देते रहना है, और मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेरे लिए वेट कर रही होगी, जिसको मेरे को एंजॉय कर रही, तो जिसके लिए मेरे को बस तैयारी करते रहना है। ये बहुत अच्छी लाइन बोली आपने। अच्छा, मैं अब ये भी बताना चाहूंगा आपको कि जैसे इस एग्जाम में भी आपको जीके और टेक्निकल दोनों पढ़ना था, जैसे एनवायरनमेंट को पढ़ना था, ऐसे जीके पढ़ना था। हमें जो इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं उनके भी साथ ऐसा होता है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं जीके होती है और एक टेक्निकल वाला पोर्शन होता है। तो उसके लिए कैसे तैयार करते हो, क्योंकि दोनों की एकदम अलग अलग नेचर है, जीके की अलग नेचर है और टेक्निकल की अलग नेचर है। टेक्निकल का अगर पढ़ लिया तो बहुत से बच्चों को जीके में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे जब आप जीके पढ़ रहे थे, तो उसे आप लोगों ने जैसे तैयारी भी की है, आरएस की तैयारी भी अपने लोगों ने की है, तो जीके में आपका थोड़ा कवरेज भी होगा, पर जीके को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए बच्चे के लिए? जीके तो का सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार पवन से शुरुआत करते हैं। पवन, आप बताओ कि आपको क्या लगता है जीके को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? मैंने तो जीके रीट में पढ़ा था सर। शुरुआत में कोई नॉर्मल बुक से तैयारी की थी और धीरे धीरे ऐसी पकड़ होती चली गई।
ऐसे ही। धीरे धीरे मतलब आप बस उसको दोस्ती करते जाओ। वैसे मैं एक बात बताऊंगा कि पवन जो है थोड़ा सा होता है ना, कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, तो वो अपने शब्दों तक पहुंचने में थोड़ा सा उनको मुश्किल होती है। पर मुझे पता है पक्के से कि बहुत सारी कहानियां से आपके साथ भी रहेगी कि शुरुआत में पकड़ में नहीं आया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगे यार लगे रहता हूँ तो 20-25 दिन के आसपास फिर लग जाता है कि हाँ यार थोड़ा समझ में आ गई सारी कहानी, कैसे याद करनी है हाँ इसको। जी सर, जी सर। मुझे लगता है मिथिलेश इसमें आपका थोड़ा अलग एंगल रहा होगा। मिथिलेश आप बताओ कि जीके की तैयारी करते वक्त सबसे ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम होती है बहुत सी बार, जो टेक्निकल पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि यार जीके की तैयारी कैसे करते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, उनका कोई तरीका आप बताइए। सर शुरू में जब मैंने तैयारी चालू की थी तो जीके से मुझे डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने, जैसे राजस्थान की जीके आपको एक अट्रैक्ट करती है, खुद जीके एक कहानी है, जी। तो आप उसको कहानी मान के पढ़ोगे। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो एक मतलब आपको ऐसा लगता है कि राजस्थान इतना डाइवर्सिटी है। तो मैं जैसे करंट को तो ऐसे लेता था, जैसे जिस मंथ की करंट की बुकलेट सेलेक्ट की मैंने उसी मंथ उसे कंप्लीट कर दिया, मैं बाद में नहीं करता था, और उसके कंक्लूजन निकाल के अपने शॉर्ट नोट्स बना लेता था। और धीरे धीरे आपको पता है करंट अपडेट होती रहती है, तो उनमें मैंने जैसे कोई डाटा का हुआ उसको अपडेट करके वापस लिख लिया। और राजस्थान हिस्ट्री और उसको तो क्रोनोलॉजिकल एक से एक दूसरे से कनेक्ट करके अपन चलते हैं, तो उन्हें याद रखना बहुत आसान होता है। तो आज ये है कि मुझे शायद ही जीके में मेरा, अब भी मेरा एग्जाम में तीसरे नंबर के नंबर हैं जीके में, तो वो मेरा एक कॉन्फिडेंस बना लिया कि जीके मुझसे बेहतर कोई अच्छा नहीं कर सकता। तो कुछ पार्ट्स आपको जहां आपकी पॉजिटिव है, जहां आपका स्ट्रॉन्ग है, वो पार्ट आपको सबसे बेहतर करना है। चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, तो मुझे पता था 2 मैथ है 2 रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जीके का कोई भी क्वेश्चन गलत आएगा तो एक आध छोड़ दें, कुछ डाटा ऐसे आ जाएं, करंट के डाटा आए थे तो उनको छोड़ दे, तो नहीं मैं औरों से बेहतर करूंगा, ये मुझे शुरू से कॉन्फिडेंस। गुड। तो मैं अगर इसका कंक्लूजन करूँ तो मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात बोली मिथिलेश ने। इन्होंने कहा कि जब जीके की तैयारी शुरू करते हैं तो धीरे धीरे कुछ कहानी से शुरू होती है कि आप जब करंट अफेयर पे फोकस करना शुरू करते हैं तो उसी के साथ अटैच करते जाएं कि जैसे इसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन क्या था, ज्योग्राफी वाला पोर्शन क्या था, तो करंट अफेयर से कनेक्टेड हिस्ट्री और करंट अफेयर से कनेक्टेड ज्योग्राफी वाला पोर्शन आपके ज़्यादा एग्जाम में काम में आते हैं, और उसके ऊपर तैयारी की। और आज उनका इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कह रहे हैं कि सर जीके के अंदर जनरली मेरे शुरुआत के 3-4 लोगों के अंदर मेरा नंबर होते हैं, मेरे टॉप के मार्क्स मैं लेके आता हूँ, और अब ये कॉन्फिडेंस आ चुका है मुझे कि हाँ यार कोई क्वेश्चन आएगा, अगर वास्तव में कोई ज्यादा टेढ़ा क्वेश्चन है छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मतलब ऐसे हर एक क्वेश्चन को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे को मेजोरिटी उस चीज के बारे में पता है क्योंकि करंट अफेयर को भी शामिल कर रखा है। और ये मैं आप बाकी बच्चों को भी बोलना चाहूंगा कि करंट अफेयर के थ्रू ही बाकी की चीजों को कनेक्ट करते हुए पढ़ने में ज्यादा अच्छा रहेगा, एक बेस बनने में सही रहेगा। तो मैं अब आपको कुछ लास्ट की कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि अगर ये जब आपका सिलेक्शन हुआ पूरा इसमें, तो इसमें आपके दोस्त, आपके फैमिलीज, इनके सबका बहुत हाथ रहा होगा। तो अगर आपको क्या लगता है कि यार उस मोमेंट के अंदर अगर वो साथ नहीं होता, कोई ऐसी कुछ इंसिडेंट, कुछ कहानी या कुछ ऐसी कोई चीज जो आपको लगता है कि यार उससे मेरे को बहुत फर्क पड़ गया था, ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो, तो मैं पवन से पूछना चाहूंगा। ऐसे पवन जनरली कम ऐसी कोई चीजें याद रखता है, लेकिन अगर फिर भी कोई याद हो आपको कि कोई ऐसा इंसिडेंट कि कोई दोस्त ने वहां जो हेल्प की थी वो बहुत काम में आ गई थी, या पापा की वजह से कुछ हेल्प हो गई थी, या कोई गुरु की वजह से कोई हेल्प हो गई थी, ऐसी कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा, उत्कृष्ट परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद सिलेक्शन हो गया इसके लिए, और माता पिता की बहुत सहयोग होता है इसमें जी। और उसने जब मैं डीमोटिवेट हो गया था, उसने यही बोला था कि और भी वैकेंसी आएगी, तैयारी कर लेना। बढ़िया। हाँ, कोई बात ना। ये पापा ने कहा था आपको कि कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, और एग्जाम आएंगे तू देता रहे बस तरफ। हाँ, मेरे पिताजी ने कहा था। अच्छा अच्छा, बस ये बहुत अच्छी लाइन होती है। अगर कोई पापा अगर आपको ये लाइन बोल रहे हैं ना, तो एकदम आदमी हल्का होता है, बर्डन फ्री होता है कि यार तू बस लेता रहे, टेंशन मत ले, खूब एग्जाम है, तू लोड क्यों ले रहा है, तू तो बस पढ़ता रहे। और वो दिख जाता है कि बच्चा पढ़ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। ऐसे कुछ कहानी सबके साथ अलग अलग रहती है, किसी के साथ दोस्त के साथ वजह से होता है, कोई दोस्त एक ऐसी लाइन बोल देता है कि उसको मोटिवेशन मिल जाता है, या कभी कभार ऐसा उल्टा होता है कि दोस्त ने इतना सुना दिया कि फिर पढ़ने का मन लग जाता है कि अब इसने सुना दिया तो अब मैं प्रूव कर देता हूँ। सबकी अलग अलग कहानी होती है, जैसे पवन ने बोला। ऐसे मिथिलेश आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि? सर फादर मदर का तो सपोर्ट रहा ही, मुझे फादर का ज़्यादा रहा था, लेकिन मेरी शादी हो गई थी 2014 में जी। तो एक मैरिज की एक शादी हो जाती है तो गृहस्थ जीवन भी एक बड़ा होता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा पूरी करनी पड़ती है। फिर 2 बच्चे, तो मेरा बड़ा बच्चा, हमारे जीजा जी हैं एडीएम है जी, तो वो केक काट रहे थे, तो पापा बोला ये केक काट रहे हैं, उनका प्रमोशन हुआ था तो कि ऑफिसर बनते हैं उनको ये होता है क्या। तो उन्होंने, उसकी बात मुझे उस दिन लगी कि मेरे को फादर मदर के लिए तो शायद मैं कर नहीं पाया, अभी भी हैं, तो आप जब आपके परिवारजन हैं उनको कुछ करके दिखाएं, सपने पूरे वो हों, उनके सामने करें, तो ही वो मज़ा आता है। तो बच्चे और फादर के मदर के परिवार वालों के लिए जो करते हैं, एक अलग ही खुशी होती है कि हम उनको तो दे रही हैं, खुद को मिल रहा है,
लेकिन उनकी वो खुशी को आप किसी पैरामीटर पे माप नहीं सकते कि क्या खुशी होती है। तो आज भी मैं चाहता हूँ कि अब जैसे मेरा आरएस का गोल रहा है, तो जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं तो बैठूंगा शांत नहीं, कि जब तक मेरा लास्ट, जब तक गोल अचीव नहीं हो जाता, वो पूरा प्रयास मैं अभी भी जारी रखूंगा। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा। मिथिलेश ने बहुत अच्छी लाइनें बोली कि यार जो हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हमसे अटैच्ड हैं, जो कि हमसे बहुत सारी होप्स रखते हैं और इवन बहुत सी बार हमारी जीत में ही अपनी जीत देखते हैं, उन लोगों के लिए करने का बहुत बड़ा मन करता है। कोई ऐसा इंसिडेंट होता है आसपास, जैसे इनके तो खुद के बच्चे ने जो लाइन बोली, उससे एकदम लगा कि यार मैं को वो सारी खुशी भी देता हूँ जो इसको लगता है कि दूसरों में दिखता है। तो वो एक इंस्पायरिंग मोमेंट सबके साथ होता है, किसी के साथ पेरेंट्स के साथ होता है, किसी का फ्रेंड के साथ होता है। तो ये कहानी होती है। बट फिलहाल अब आज के लिए मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे देख रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंस्पायर हो रहे होंगे कि यार ठीक है, हमारी भी अपनी कहानी होनी चाहिए, कल को आप भी यहाँ के बैठे और हम आपका इंटरव्यू लें, ऐसे आप भी जंग शुरुआत करें, आप ऐसी मेहनत करें कि आपकी कहानी बने। मतलब उसमें इतनी सारी बातें हो जो आपको बतानी हो, और वो उसके लिए आप आज लग जाएं अपनी कहानी बनाने के लिए। इसी के साथ मैं पहले तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी विशेष देना चाहता हूँ पवन को भी और मिथिलेश को भी कि आप कहीं भी जितने भी आप एग्जाम देने वाले हैं वो फोड़ते रहें, इसी तरह से अपनी नई नई इबारत लिखते रहें और हमारा आगे से मिलने का और मौका मिलता रहे और हम आपको वापस इसी तरह से कॉन्ग्रेचुलेट करते रहें। बाकी आप सबसे भी अब विदा लेने का टाइम हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह से सेशन में, नेक्स्ट किसी और के साथ इंटरव्यू के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू।